बताएं, अगर मार्केट का शेयर मार्केट का नाम आता है ना तो हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जिस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, उस पर एक डिस्प्ले ग्रीन कलर का और रेड कलर का चलता रहता है। ये चीजें आपके भी दिमाग में आती होंगी। और एक बंदा लैंडलाइन के फोन पर बात कर रहा है, उसका क्रेडल कान से लगा करके सामने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा है या टाइप कर रहा है। तो इस टाइप का सीन क्रिएट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके जो ये सुनते हैं ना कि आज इतना लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और प्लस आज संडे होने की वजह से 2 क्यूरीज कवर करेंगे जो कि जनरल क्यूरीज हैं, ज़्यादा कोई सीरियस क्यूरीज नहीं है, बट फिर भी क्या है, वो सुलझे हुए बंदों की क्यूरीज हैं। उनमें से एक हैं राजू राज जी, जिनका हमने शाम को उनकी क्यूरी कवर किया था, तो सबसे पहले इसी को ही कवर कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखता हूँ राजू राज जी को जो कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनका क्या है कि इन्होंने SWP के बारे में पूछा है, टारगेट है आराम से अपना अचीव कर रहे हैं और इन्होंने वादा किया है कि मैं 35 ईयर्स तक इंतजार करूंगा। भैया आप छप्पड़ फाड़ रिटर्न कमाएं, कोई बात नहीं। डायरेक्ट प्लान आपने लिया है तो ये भी आपने बहुत अच्छा किया हुआ, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आपको लॉन्ग टेन्योर में, इतने लॉन्ग टेन्योर में आपका काफी सारा अमाउंट बच जाएगा। दूसरा क्या है, इन्होंने आइडियल विड्रॉल के बारे में पूछा है। तो भाई मेरे आइडियल विड्रॉल का जो है ना सिनेरियो ऐसा होता है कि जितना आपका महंगाई है ना उससे 1-आध% कम ही विड्रॉ करना चाहिए, तभी आपका पैसा ग्रो हो पाता है। और फिर आगे आपको जो तब की तब सिनेरियो देखी जाएगी। अभी आप कंटिन्यूअस करिए, इन्वेस्टिंग करिए और बाकी आप सेफ्टी मेजर्स आपने अपनाए हुए हैं और आप अपना रिटर्न एंड गोल अचीव करें। तो महंगाई अगर 7-7.5% बढ़ रही है तो आइडियली आप 6% तक अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका पैसा भी ग्रो होगा, महंगाई को बीट करेंगे और आराम से आप आनंद लेंगे। सपोज करो आपका जिसका भी 1 CR है वो 5 लाख रुपया एनुअली आराम से कर सकता है, 5 CR है वो 25 लाख रुपया आराम से एनुअली कर सकता है, 10 CR है वो 50 लाख रुपया आराम से 60 लाख रुपया अपना ड्रा कर सकता है। तो ये सारी जो है सिमरेज होती हैं, ये आपका आइडियल विड्रॉल का हो गया। आज ज़्यादा सारी चीज़ें कवर करनी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, हाँ अब मैं कहा था बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, डिस्प्ले दिखाई देता है, फोन दिखाई देता है। अब जाहिर सी बात होती है कि आपके दिमाग में भी आता होगा यार इतना पैसा जाता कहाँ है, क्या ये वास्तव में सुहा हो जाता है, क्या वास्तव में जल जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर आपका जानना ये बहुत जरूरी होता है। आज इस पर लेकर के चलेंगे। तो जो आपका मुद्दा है रिस्क मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क आपका कैसे मैनेज होता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं इस सीन से। जैसे अभी क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत बड़ा मायने रखता है। एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊं कि जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मेरा जो मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, तो डिमांड एंड सप्लाई का मेरे को अच्छे से पता है कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है और इस पर चला कैसे जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, वो आपके किसी भी चीज के दाम को क्रिएट करता है, किसी भी चीज के दाम को डाउन करता है। सपोज करो कि जैसे मान लिया आपके शेयर्स ही हो गए। अब शेयर्स का भाव कब बढ़ेगा, जब आदमी को लगेगा कि हाँ इसमें ग्रोथ की संभावना है या इसमें इंक्रीज होने की भविष्य में संभावना है। तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसका रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सपोज करो जैसे ये आपका पॉइंटर हो गया, तो ये आपका हाइलाइटर का क्या होगा, रेट उसका इंक्रीज कब होगा, जब इसकी बनाने वाली कंपनी जो है ना उसके बारे में लोगों को संभावनाएं दिखाई देंगी, तभी वो आकर के वहां पर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज करो इसका दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है ना, अब 100 रुपया इसका दाम है, ये अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 100 रुपया कहीं नहीं, ये अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कल को अगर मान लिया ये आ गया कि नहीं यार इससे बेटर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, तो इसका दाम सीधे रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई, जबकि इसकी सप्लाई अवेलेबल है, बट इसकी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। तो वहीं पर ही खड़े खड़े इसका एक दिन के अंदर 20% रुपया डाउन हो गया, मतलब 20 रुपया इसका दाम डाउन हो गया। अब ये 20 रुपया इसको होल्ड करने वाला आदमी क्या हुआ, उसने लिया था 100 रुपए का। अब इसकी वैल्यू कल के दिन में मार्केट में कितनी रह गई है, 80 रुपए रह गई है। तो वो बंदा किस में चला गया, नुकसान में चला गया। अब जो अगला इसको लेगा वो कितने में लेगा, 80 रुपए में लेगा। अब उसके ग्रोथ के चांसेस तब हैं
जब इसकी अगेन वैल्यू किस में जाएगी, 100 रुपए में जाएगी। अगर इसकी अगेन वैल्यू पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, अगेन वैल्यू इसकी 100 रुपए चली जाती है, तो 80 रुपए में खरीदने वाला क्या हुआ, 20 रुपया प्रॉफिट में हो गया। 110 रुपया हो जाती है तो 80 रुपए में खरीदने वाला कितने में हो गया, 110 रुपए में हो गया। इसी प्रकार से क्या होता है कि किसी भी कंपनी का उसका डेप्ट की जितनी उसकी देनदारी है, देनदारी को निकाल करके बाकी जो उसकी अर्निंग हो रही है उसमें से लागत और देनदारी को निकाल करके तब जाकर के उसका प्रॉफिट मार्जिन तय होता है। तो ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपका ये आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको ये बात देखनी पड़ेगी, पर्टिकुलर किसमें, शेयर्स में। जो आज मिड कैप और स्मॉल कैप की इतनी सेंसिटिविटी उठाई जा रही है, वो क्यों उठाई जा रही है, क्या इनकी जो वैल्यू दिखाई जा रही है ये वास्तविक वैल्यू है, क्या ये अपनी वैल्यू पर खरे उतर पाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, ऐसा कहीं नहीं होता है। केवल जो सेंसेक्स और निफ्टी का आंकड़ा है वो केवल 30 कंपनियों और 50 कंपनियों की टॉप की उन पर ही डिसाइड होता है। उसके बाद में कई सारी कंपनियां मार्केट में आपने देखा होगा कि गिरावट में खबर के बाद में, सेंसेक्स और निफ्टी में खबर के बाद में वो अच्छा अपना ग्रो करती रहती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में। और कई सारी ऐसी होती हैं कि पॉजिटिव खबर के बाद में भी वो गिरती रहती हैं। तो उसके लिए आपने किसके ऊपर छोड़ा हुआ है, फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे बोलते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, आप अपना जो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला हमने बता, देखिए सजेस्ट यही कर रहे हैं आपके कौन, सेबी और एमफी वाले, किसको, आपके फंड मैनेजर्स को। अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि वो बॉलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सहवाग है कि हरभजन है कि दूसरा बॉलर है, वो कैसे बॉलिंग करेगा। लेकिन वो सजेस्ट वही कर रहे हैं कि भाई आप 60% 65% तक किसी भी कैप में उस टाइप के कैप का एलोकेशन है, बाकी 35% वो डेप्ट में भी कर सकते हैं, लार्ज में भी जा सकते हैं, मिड में जा सकते हैं, चाहे स्मॉल कैप का बंदा है। तो उनका कहना है इजी लिक्विडिटी को अवेलेबल करने के लिए आप एक वर्क फ्रेम तैयार करिए, एक वर्कआउट करिए, और हमें 21 दिनों का उनको टाइम दिया है कि अगर इस टाइप का क्रंच आता है, आपका लिक्विडिटी का क्रैश होता है, तो आपने पैसा इन्वेस्टर से लिया है, अगर वो अपना पैसा मांगता है तो आप उसको देंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एलोकेशन इसमें हो जाए। अब वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उसकी सोच पर रहने दीजिए, हमें आपको उसको नहीं छेड़ना है। लेकिन हमें और आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है ना। उसी से संबंधित एक मैं क्यूरी आज जरूर कवर करूंगा, वो थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो भी रिस्क से मैनेज है और काफी सुलझे हुए इंसान हैं। ये हैं विजय प्रताप सिंह जी हैं, इनके बारे में भी आपको बताता हूं। तो आप जो है 100 माइनस एज का फार्मूला पक्का अपनाएंगे। उस 100 माइनस एज के फार्मूले से चलते हुए आपका जितना है, अगर मान लिया 30 साल का बंदा है तो उसको 30% उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, सॉरी 70% उसको जो है इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन उस 70% में भी वो अगर लार्ज और मिड और स्मॉल का एलोकेशन कर देता है तो उसका वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो हो जाता है। उसके रिस्क जो है ना, बोलते एपेटाइट जो है उसकी बढ़ जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो बताना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल वीडियो बना करके। अभी इसके बाद में ये क्यूरी कवर कर देता हूं, उसके बाद में संडे है, मैं भी अपना काम करता हूं, आप लोग भी अपना काम करें, ठीक है ना। विजय प्रताप सिंह जी हैं, उन्नाव के हैं, ये बाय प्रोफेशन बैंक एम्प्लॉय हैं, कैशियर हैं, और इनकी 72,000 ईयर मंथली इनकी सैलरी बन रही है, जिसमें से ये 51%, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि 51% या क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड 49% में ये अपने डेली के जो इनके एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपको जाहिर सी बात है कि आप बैंक एम्प्लॉय हैं, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, बहुत बढ़िया आपने मैनेज करा हुआ है अगर आप ये कर रहे हैं। दूसरा, इनका एनपीएस में जाता है 11,500 रुपया, और प्लस 25,000 की इनकी एसआईपी जाती है डिफरेंट फंड्स में। फंड्स इनके कौन कौन से हैं, मिरई का इनका ईएलएसएस फंड है, एंड क्वांट का स्मॉल कैप फंड है जिसमें इनका 9,000 जा रहा है। उसके बाद में आपका मोतीलाल मिड कैप है, उसमें 6,000 जा रहा है, एंड एक्सिस का स्मॉल कैप है उसमें 3,000 जा रहा है, एंड 5% का इनका स्टेप अप का प्लान है। इनकी एज है 28 ईयर, 2020 से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके म्यूचुअल फंड की अप्रॉक्स वैल्यू मैंने ले लिया है 10 लाख रुपए है, एंड एनपीएस की इनकी 7.3
3 लाख रुपए इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है। इनका टारगेट है 5 CR की। एंड ठीक है ना, तो अब इसके बारे में इनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना, इनको देख लेते हैं, इनकी क्यूरी को देख लेते हैं। देखो बहुत साहब ऐसा है कि आपने अच्छा सोचा है, सबसे पहली बात इस एज में, वो सबसे अच्छी बात है। और आपने अगर 4 साल आपको इन्वेस्ट करते हुए हो गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, इसी से समझ में आता है। हाँ, और एक चीज इनको बता दो, इनकी एक प्यारी सी गुड़िया भी है जिसको बोलते हैं कि घर में बेटे होते हैं तो भाग्य से, एंड बेटियां होती हैं सौभाग्य से। तो हमारी शुभकामनाएं उस लक्ष्मी के लिए, सत सत आशीर्वाद भैया। एंड बहुत साहब इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये ऐड करना चाहूंगा कि आपने मुझे जो एक खामी दिखाई दे रही, एनपीएस आपका जो है ना, वो आपका तो अपना कट ही रहा है, ठीक है ना, 11,000 रुपए, 11,500 जो कि मैंडेटरी है। एंड उसके बाद में मेरे का ईएलएसएस फंड भी आपने ले लिया। मैंने अभी पिछले दिनों में ये क्यूरी कवर किया था। ईएलएसएस एक्चुअली क्या होता है कि 3 साल के लिए एक तो इसका लॉकिंग पीरियड हो जाता है सबसे पहला। दूसरा क्या है कि आपका अगले अभी 17 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है वो 20% से एबव भी इसने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में तो इसने मतलब जो है इतना रिटर्न आपका दिया हुआ है। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपका टैक्स का जो डिडक्शन है वो तो आपको 1.5 लाख रुपया ही है। तो आपका एनपीएस वो आराम से उसको अपना कवर कर रहा है। तो उसको क्यों ना प्योर इक्विटी में कर लें। और थोड़ा सा अगर आप लेना चाहें तो सेफ्टी ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने एक्सिस स्मॉल कैप को या इसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कितना जा रहा है, 7,000 रुपया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो यहां से आप ये कर देंगे तो आपके रिटर्न के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैंने 2020 से इसको जो कैलकुलेट किया, सिंपल सी बात है, आप तो बैंक एम्प्लॉय इसलिए मैं इसमें ज्यादा उसमें कैलकुलेशन में नहीं गया हूं। तो आपका ये टोटल 21 साल का जो इस हिसाब से 25% के हिसाब से मैंने 15% का लेकर के देखा था, तो ये 4 CR के आसपास आपका जा रहा है आज की डेट में, कोई इसमें दो राय नहीं है। और 5% आप स्टेप अप कर रहे हैं तो इजीली आप 5 CR को बीट कर जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका थोड़ा सा क्या है कि सेफ्टी इससे बढ़ जाएगी और आपकी इनकम अभी इंक्रीज ही होनी है। तो ये एनपीएस वाले अमाउंट को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो मेरी ये सलाह है। बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, 5 CR का टारगेट आप इजीली मीट कर लेंगे अगर 5% का स्टेप अप कर रहे हैं। उससे ये भी आपका जाएगा, डाउन में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि फंड्स आपके सारे अच्छे हैं। मोतीलाल मिड कैप भी अच्छा है, एक्सिस स्मॉल भी अच्छा है, इसका जो है अपना खर्चा भी काफी कम है। एंड आपका क्वांट का स्मॉल कैप तो आज के टाइम पर ठीक ठाक अपना परफॉर्म ही कर रहा है। कि निपोन के बाद में अगर अगला टॉप परफॉर्मर फंड होगा तो यही होगा, लेकिन यह रिस्क तो इसमें हाई है थोड़ा सा। तो ईएलएसएस को छेड़िए आप, बाकी आपके सारे ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें ठीक ठाक मैंने चेक किया, डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है, रिटर्न भी इसका ठीक है, लेकिन पास्ट रिटर्न को लेकर के आगे को चलना ठीक नहीं। 15% से अबव अगर ये 20 तक दे देता है तो आप इसी पर ही बीट कर जाएंगे, नहीं तो 5% जो आप स्टेप अप कर रहे हैं वो आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो आपका बहुत ही जेन्युइन टारगेट है और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है एज के अकॉर्डिंग। और 45 साल में आप अच्छा खासा वेल रिटायर हो जाएंगे। हमारी वेल रिटायर मतलब फाइनेंशियली आप जो सेटिस्फाई हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएंगे, ये हमारी वो है। और 17 सालों में महंगाई कितना % बढ़ेगी उसको भी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 10 सालों में, हाँ ठीक है, आपका अगर मतलब जो है 6 से 7 CR हो जाएगा तो आप आराम से आप निकल जाएंगे। लेकिन 5% का स्टेप आप करते रहिएगा, महंगाई भी आप बीट कर लेंगे। एंड बच्चों का एजुकेशन वगैरह भी आपका इजीली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये मैंने आपकी अपना क्यूरी भी कवर कर दिया, आज का ये भी हो गया। और अगर कोई भी क्यूरी में अगर संदेह रहता है, कुछ और डिटेल अगर रिव्यू करना है, एक एक फंड का रिव्यू करना है तो बताइएगा। वैसे मैं फंड्स का रिव्यू नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, एक टाइप से वो एक जो है प्रमोशन हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो उसको बाय कर लें और फिर उसके बाद में कोई नुकसान वगैरह हो जाए तो फिर हमें कोसेंगे। मैं किसी की बददुआ नहीं चाहता हूँ। तो भाई मैं किसी फंड को ज्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं, हाँ उसका रिटर्न वगैरह एवरेज देख करके उसके बाद में उसका कमेंट दे देता हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक